जेलर साहब कैदी के पास जाते हैं और पूछते हैं, सुबोध, कल तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से हर कैदी जिसका फांसी होने वाला होता है उसे उसका अंतिम इच्छा पूछा जाता है, और मैं तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछ रहा हूँ। तो वो कैदी बताता है कि सर, मुझे अंतिम इच्छा ऐसी कोई बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा अंतिम इच्छा यह है कि कल मेरी पत्नी को इस जेल में लाया जाए और पत्नी के साथ मैं एक रात बिताना चाहता हूँ इसी जेल में, और यही मेरा अंतिम इच्छा है। अब यह सुन जेलर साहब बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे इतने साल की सर्विस में, इतने साल यहाँ पर रहने पर ऐसा कोई भी ऐसा कैदी नहीं मिला है जो कि अंतिम इच्छा ये बताया हो। बहुत कैदी मिले हैं और सभी लोग अपना अपना अंतिम इच्छा कुछ अलग बताते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा घर और बड़ा कुछ मांगते हैं। लेकिन ऐसा मुझे पहले कैदी मिला है जो कि अपनी अंतिम इच्छा पर अपनी पत्नी को बुलाना चाहता है और जेल में एक रात बिताना चाहता है। तो मैं तुम्हारी यह अंतिम इच्छा पूरा कर दूंगा सुबोध। और यह कहकर जेलर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक जिला पड़ता है नौशखवा, और वहाँ की यह कहानी है। तो यह कहानी है सुबोध की। सुबोध और प्रमोद दो दोस्त हैं और दोनों घर पर ही रहा करते थे और इनकी पुरानी दोस्ती है। ये बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे, और धीरे धीरे ये जब दोनों बड़े हुए तो इन लोगों को कमाने की चिंता सताने लगी, और वे दोनों कमाने के लिए यहाँ से सूरत चले जाते हैं। और सूरत में ही एक बड़ी कंपनी में ये दोनों दोस्त एक साथ रहते थे और वहाँ पर कंपनी में काम करते थे। और धीरे धीरे इन लोगों का वहाँ पर रहने का कुछ दिन हो गया, और कुछ दिन से सूरत के ही इसी कंपनी में वे दोनों दोस्त काम करते थे। और वहीं पर इनको एक लड़की से मुलाकात होती है, सुबोध को, जिसका नाम होता है वंदना। और वंदना और सुबोध ये दोनों एक साथ में रहने लगते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे दोनों के बीच ज़्यादातर नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। और नज़दीकियाँ इतना बढ़ जाती है कि सुबोध जब अपना खाना पैकिंग करके इस कंपनी में लाता था तो वहाँ पर वंदना भी उसके खाने को खा लेती थी, और वे दोनों मिलकर खाना खा लेते थे। और जब वंदना भी कभी कभी अपने टिफ़िन में जो खाना लाया करती थी उसके साथ सुबोध भी उस खाने को खा लेता था। और प्रमोद उन दोनों की दोस्ती के बीच ज़्यादातर नहीं आता था, बल्कि ये दोनों दोस्ती सुबोध और वंदना के बीच थी। और इन दोनों की दोस्ती बहुत सालों तक चलता है, और बहुत सालों तक इससे चलते रहने के कारण आसपास के जितने भी कंपनी के वर्कर होते हैं, जो कंपनी में काम करने वाले होते हैं, ये सभी लोग इन दोनों की दोस्ती को देख लेते हैं। और ये दोस्ती कोई छुपा हुआ दोस्ती अब नहीं रह गया है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है और धीरे धीरे टाइम बदलता है। एक दिन वंदना सुबोध के रूम में जाती है और वहाँ पर मिल जाता है प्रमोद। और प्रमोद वंदना के साथ कुछ ऐसा करता है, इतना मतलब गलत काम करता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। और उसके बाद उसे वहीं पर उसकी गला दबाकर उसे बेरहमी से वहीं पर मार डालता है। और वंदना को वहां से उठाकर सुबोध का जो बेडरूम था वहीं पर ले जाकर उसे लेटा देता है, और उसके बाद उस रूम से वो निकल जाता है। इसके बाद वह जाकर बाहर पुलिस को कॉल कर देता है और बोल देता है कि वंदना जो सुबोध के रूम में है, सुबोध ने उसे मार दिया है। पुलिस यहाँ पर आती है और सुबोध की जो कि रूम के जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने पर देखती है कि वंदना सुबोध के ही बेड पर सोई हुई है और उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। तो वंदना यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो पुलिस उसे उठा कर ले जाती है, और जस्ट सुबोध भी वहाँ पर मिल जाता है तो पुलिस सुबोध को भी उठा कर ले जाती है। और पुलिस इन दोनों को ले जाती है तो सुबोध को ले जाकर जेल में डाल देती है। और बाहर वंदना का पोस्टमार्टम किया जाता है, और उस रिपोर्ट में पाया जाता है कि वंदना की गला दबाकर निर्मम हत्या की गई है, और उसके पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। अब इसके बाद पुलिस को कोई भी छानबीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि सुबोध का ये रूम है और सुबोध के रूम से ही ये वंदना मिली है, तो शायद ये पूरा काम सुबोध ने किया है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जांच और पड़ताल नहीं किया जाता है, और सुबोध भी ऐसे भी पुलिस के गिरफ्त में है तो उसे यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है और पूरा जांच को ख़त्म कर दिया जाता है, और सुबोध को ही दोषी मान लिया जाता है। और बाहर के जो पॉलिटिक्स हैं और कई नेता लोग हैं और कई लोग जब इस न्यूज़ को देखते हैं तो सुबोध को ही पूरा ये गलती बताते हैं, और सभी पॉलिटिक्स सुबोध को ही ये पूरा गलती को देखते हैं, और लोग भी सुबोध को ही ये पूरा गलती मान लेता है। और सभी लोग कहते हैं कि सुबोध ने ये बहुत गलत काम किया है,
तो बहुत लोग दबाव बनाते हैं और ऊपर से पॉलिटिक्स भी दबाव बनाते हैं कि सुबोध को फांसी दिया जाए और कुछ नहीं किया जाए। तो इस तरह सुबोध के ऊपर, सुबोध के खिलाफ ही पूरा यह मामला चल रहा है और पुलिस भी सुबोध को ही दोषी मानती है। तो इस तरह सुबोध को कुछ दिन जेल में रखा जाता है और कुछ दिन जेल में रखने के बाद उसका टाइम निकलता है और जो जज थे वो जज के पास उन्हें सुबोध को पेश किया जाता है और वहाँ पर जज साहब सुनाते हैं सुबोध को फांसी की सज़ा। और 1 मंथ पहले ये फांसी की सज़ा की डेट अनाउंस किया जाता है कि इस तारीख को सुबोध को फांसी दी जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे वो टाइम भी आ जाता है, फांसी वाला टाइम। और 2 दिन पहले सुबोध को बताया जाता है कि सुबोध कल तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। जेलर साहब जाकर ये बात सुबोध से पूछते हैं। सुबोध बताता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो फांसी हो रही है और भारतीय कानून के हिसाब से मुझे फांसी हो रही है। तो सुबोध कहता है ठीक है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी पत्नी को यहाँ पर बुलाया जाए और इसी जेल में बुलाया जाए और मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात इस जेल में रहना चाहता हूँ और मेरी अंतिम इच्छा यही है। अब यह बात सुनकर जेलर साहब शौक में पड़ जाते हैं कि मेरी इतने साल की सर्विस में और इतने साल इस जेल के अंदर रहने पर ऐसा मुझे पहली बार कोई मुजरिम मिला है, कोई दोषी मिला है, कोई कैदी मिला है जो कि अपने अंतिम इच्छा पर अपनी पत्नी को इस जेल में रखना चाहता है और एक रात पत्नी के साथ बिताना चाहता है। तो जेलर साहब सोच पड़ते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं ठीक है, कानून के हिसाब से तुम अपनी अंतिम इच्छा के हकदार हो और तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जेलर साहब सुबोध से कहते हैं ठीक है, कल तुम्हें पत्नी तुम्हारी लाया दी जाएगी। और उसके बाद जेलर साहब सुबोध की पत्नी से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि सुबोध का अंतिम इच्छा है कि तुम जेल में ही आ जाओ और सुबोध तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहते हैं और उसकी अंतिम इच्छा यही है। और फाइनली वो रात आ जाता है, वो दिन आ जाता है जिस टाइम सुबोध की पत्नी को जेल में लाया जाता है। पुलिस जाती है और सुबोध की पत्नी को उठाकर यहाँ पर जेल में लाया जाता है। और सुबोध की पत्नी भी अपने पति की इस कांड से और उसकी ऐसी हरकत से वो भी नाराज़ है, लेकिन वो सोचती है क्या करे, उसकी पत्नी हूँ तो एक रात रहने में उसके साथ किया जाता है जब इतने साल रह चुकी हैं और उसके नाम से ही मेरे मांग में सिंदूर है। तो वह भी चली आती है सुबोध के पास और सुबोध को ऐसा किया जाता है कि उसे जो जेल का जो दरवाज़ा था उससे निकाल दिया जाता है और उसे एक प्रॉपर रूम दिया जाता है और प्रॉपर रूम के साथ वहाँ पर एक माइक भी फिट कर दिया जाता है। और माइक फिट करके जेलर साहब उन दोनों पति और पत्नी, सुबोध और उसकी पत्नी की आवाज़ सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हो रही है। तो इसलिए जेलर साहब ये पूरा व्यवस्था किए हैं और सुबोध को पत्नी को सुबोध के पास भेज दिया जाता है। अब सुबोध के पत्नी सुबोध के पास जाती है, पत्नी रोने लगती है सुबोध को देखते ही और वहाँ पर वो बैठकर बहुत रोती है। अब यह देख सुबोध को भी रहा नहीं जाता और वो भी रोने लगता है। दोनों ये रोने वाला काम शुरू कर देते हैं और जेलर साहब जो कि यहाँ पर माइक फिट किए थे वो सारी बातें और सारी रोने वाली चीज़ें को सुन रहे थे और साइड में बहुत सारे लोग थे वो भी पूरा वॉइस ओवर सुन रहे थे। अब सुबोध की पत्नी कहती है कि तुमने एक काम क्यों किया, तुमने इस लड़की को क्यों मारा और वो भी बेरहमी तरीके से क्यों मारा, और मेरे में क्या कमी थी कि तुमने उस लड़की के साथ ऐसा किया। मैं तो तुम्हारी पत्नी थी और ऑलरेडी पहले से थी, तो तुम्हें इस लड़की के साथ रहने का क्या मतलब। तो सुबोध कहता है कि देखो तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस लड़की को नहीं मारा और ना ही उसके साथ कोई दुष्कर्म किया हूँ, बल्कि मैं पूरा तरह से निर्दोष हूँ। लेकिन क्या करे, भारतीय जो कि कानून है और उसी के सहायता के अनुसार मैं पूरी तरह से दोषी पाया गया हूँ, लेकिन बल्कि मैं खुद एक निर्दोष आदमी हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर रहे हो और कैसे तुम निर्दोष हो, क्योंकि पूरी जो गवाह है तुम्हारे ही खिलाफ है और पूरा सबूत मिला है कि तुमने उस लड़की को मारा है और तुम्हारे कमरे से ही वो लड़की आई है। तो सुबोध यहाँ पर बताता है कि देखो ऐसा कोई बात नहीं है, प्रमोद जो मेरा दोस्त है उस लड़की के साथ वो रहना चाहता था और उसके साथ वो दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे ऐसा करने से मना कर दिया। तो प्रमोद ही उस लड़की के साथ वो दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसे मारकर और मेरे कमरे में ला दिया था। और मैं उस टाइम गया था मार्केट करने और मार्केट करके जो मैसेज जैसे ही अपने रूम में पहुंचा तो प्रमोद वहां पर नहीं था और वो लड़की का डेड बॉडी था और तुरंत ही पुलिस आ गई और हमें गिरफ्तार कर ली। और उसके बाद जब पूरा सबूत पुलिस को मेरे ही खिलाफ मिल रहा था तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल बंद गया और प्रमोद के खिलाफ कोई गया ही नहीं।
तो इसलिए मैं दोषी बन गया। और यहाँ पर यह बात सुनकर प्रमोद की पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और यहाँ पर जो बगल में जेलर साहब थे और बहुत सारे लोग थे, वो भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। और लास्ट में सुबोध की पत्नी वहाँ से कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, क्योंकि यह हम दोनों का अंतिम मिलन है, तो मैं यहाँ पर चलती हूँ। और यह सुन प्रमोद भी बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसका ये पत्नी के साथ लास्ट मिलन था और कल उसको फांसी दी जाने वाली थी। तो दोनों यहाँ पर अंतिम अलविदा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सुबोध की पत्नी है वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक बार फिर से मिलते हैं और उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों काफ़ी रो रहे थे, सुबोध की पत्नी भी रो रही थी और सुबोध भी रो रहे थे। और इन दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर जेल के जो बाहर थे जेलर साहब थे और वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे, वहीं पर रो रहे थे। लेकिन लास्ट में सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि 2 बच्चे हैं हम दोनों का, उन बच्चों को मेरे कहानी को नहीं बताना, नहीं तो उन लोगों को कानून से विश्वास उठ जाएगा और वो लोग सोचेंगे कि मेरे पिता जो कि निर्दोष थे, कानून ने उसे गलत सज़ा दिया। तो इसलिए उन दोनों को मेरी कहानी को मत बताना और इस कानून पर विश्वास उससे भी रखना और उन्हें ऐसा कहना कि कानून पर विश्वास रखो, कानून जो भी करता है, भारतीय कानून वो बहुत ही अच्छा करता है और दोषी को ही सज़ा देता है। मैं निर्दोष भले हूँ और एक निर्दोष को भले यहाँ पर कानून सज़ा दे, लेकिन बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं निर्दोष था और कानून ने उसे गलत सज़ा दी। अब यह बात जेलर साहब जब सुनते हैं जो कि वॉइस ओवर के माध्यम से, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे रहते हुए एक निर्दोषी को देखिए यहाँ पर सज़ा दी जा रही है। और उसके बाद जेलर साहब ये डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं एक निर्दोष को कैसे दोषी दे सकता हूँ और उसे कैसे फांसी दे सकता हूँ, मेरे यह रहते हुए मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा। और उसके बाद अगले ही दिन जेलर साहब जो कि बड़े बड़े पॉलिटिक्स को बुलाते हैं और सुबोध को जो भी खिलाफ थे उन सभी को बुलाते हैं और इसी वॉइस ओवर को वहाँ पर सुनाते हैं। ये सभी लोग उस वॉइस ओवर को सुनते हैं और सभी लोगों के ऊपर मासूमी झलकने लगती है। सभी लोग सोचते हैं कि वो कितना गलत कर रहे हैं, सुबोध एक निर्दोष आदमी है और उसे दोषी मानकर उसे फांसी दिया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो उसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सुबोध को फांसी को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा हम लोगों को और उसके बाद प्रमोद को इसकी सज़ा देनी पड़ेगी। और उसके बाद सभी लोग जब ये डिसाइड कर लेते हैं तो सुबोध को यह खुशखबरी दिया जाता है कि सुबोध तुम्हें छोड़ा जा रहा है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। और उसके बाद प्रमोद के पीछे पुलिस लग जाती है। प्रमोद यहाँ से लगभग दूसरे जगह पर अब रहने लगा है। तो उसके बाद पुलिस जब प्रमोद के पास पहुंचती है और उसके बाद पहुंचकर प्रमोद को यहाँ पर गिरफ्त में लिया जाता है और उसी डेट उसी तारीख को प्रमोद को फांसी दी जाती है। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक निर्दोष को किस तरह बचाया गया और एक कैदी की अंतिम इच्छा जो कि अपने पत्नी के साथ जेल में अंतिम रात बिताना था, उससे ही एक पूरा भंडा फूटा और एक निर्दोष आदमी कैसे बच गया और एक दोषी आदमी को फांसी दी गई। तो ये दोस्तों कहानी बताती है कि देखिए आपका अंतिम इच्छा हो और निर्दोष को कभी भी फांसी नहीं देना चाहिए। और साथ साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ